हेलो दोस्तों आज हम एचडीएफसी फाइनेंस की बात करेंगे। इसके बिज़नेस मॉडल को समझेंगे, इसकी इंडस्ट्री को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है इसका शेयर प्राइस क्यों नहीं मूव कर रहा है, एक रेंज में क्यों है। मैं अपने व्यू शेयर करूँगा इसको लेकर। तो सबसे पहले ना इसका बिज़नेस मॉडल समझ लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ बोल दूँ दोस्तों, एचडीएफसी फाइनेंस है ना, ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है दोस्तों। मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है ये कंपनी। बट देखिए, एक कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा होना, ज़बरदस्त होना और उससे एज एन इन्वेस्टर पैसा कमाना दोनों अलग चीज़ है। एज एन इन्वेस्टर हमें क्या चाहिए, हमें वो बिजनेसेस चाहिए जिनका बिज़नेस मॉडल भी अच्छा हो और जिनका ये मान लीजिए जिनसे हम पैसा बना सकें। देखिए, एज एन इन्वेस्टर अगर हमें बिज़नेस मॉडल अच्छे मिले बट उनसे हम पैसा ना बना पाएँ तो हमारे वो बिज़नेस मॉडल अच्छे होने का किस काम का दोस्तों। तो इसीलिए हमें वो बिज़नेसेस चाहिए जो बिज़नेस भी अच्छे हों, जिनसे हम पैसा बना सकें दोस्तों। तो चलिए एचडीएफसी फाइनेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। बेसिकली है ना, ये कंपनी एमएसएमई लेंडर है, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड लोन देती है दोस्तों। दो बेसिकली हैं, इनका मेन कोर है वो एमएसएमई लेंडिंग का है। तो एमएसएमई को जो लोन देते हैं ये बिल्कुल सिक्योर्ड लोन देते हैं। अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन देंगे, अगेंस्ट गोल्ड लोन देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये सिक्योर्ड लोन देते हैं, 100% सिक्योर्ड लोन है। तो कल को मान लीजिए कोई भी एमएसएमई अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो ये लगा लीजिए उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और जो भी इनको मान लीजिए एनपी होता है तो कुछ रिकवरी उससे हो जाती है इनकी। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि कोई भी ये लोन देते हैं, अगर उस पर डिफ़ॉल्ट होता है तो इनके मान लीजिए जो लॉस होता है या जो रिस्क है इनका काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ सिक्योर्ड लैंडिंग। इनका जो AUM है करीब अभी Q1 में FY 27 में 11,900 करोड़ के आसपास है। करीब 27% के आसपास की ग्रोथ रही है इनकी। अगर Q1 FY 26 में अगर मैं बात करूं तो इसका है ना 9,350 करोड़ के आसपास का AUM था। 27% के आसपास, 27 से 28% के आसपास AUM में ग्रोथ है। करीब मान लीजिए मेरे ख्याल से 101 करोड़ का पैट था पिछले Q1 में, वो अभी 130 करोड़ का हो गया है। तो करीब 29% के आसपास ये ग्रोथ है दोस्तों। करीब 256 ब्रांचेस हैं इनकी, 18 स्टेट्स में हैं। तो ये लगा लीजिए ऑलरेडी ये मान लीजिए बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश प्लेयर है, अच्छा बिजनेस है। इसकी इंडस्ट्री को समझ लेते हैं दोस्तों। जो करीब 18 से 25 में जो ये इंडस्ट्री ग्रोथ करी है एमएसएमई की, ये करीब लगा लीजिए 22-23% से एमएसएमई में लैंडिंग हुई है दोस्तों, एमएसएमई फाइनेंसिंग हुई है। और अभी भी मैंने अलग अलग जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो एज एन इंडस्ट्री है ये 15-16% से ग्रोथ करेगी। मतलब हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है, अगर मैं जीडीपी की जो ग्रोथ लगाऊं और प्लस उसको इन्फ्लेशन में जोड़ूं तो मान लीजिए 10-11% के आसपास की ग्रोथ है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उससे ज़्यादा की नहीं है अगर मैं इन्फ्लेशन को लगा के बताऊं तो उससे ये लगा लीजिए ये डबल से ग्रोथ करेगी। अगर मैं उस हिसाब से देखूं, अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड करूं तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन जीडीपी, सिर्फ जीडीपी के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से लगता है मुझे 3x, क्योंकि मुझे लगता है 5% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है। अंदाज़ा है, मेरे को ऐसा लगता है। देखिए दोस्तों, और हो सकता है इससे भी कम हो, बट उसमें हम नहीं जाते हैं। मुझे लगता है ये जो इंडस्ट्री है 15-16% से ग्रोथ करेगी, बट इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं वही लगा लीजिए 25-30% से अपना AUM और अपनी 20 से ऊपर तो देखिए अच्छी कंपनीज़ को ग्रो करना चाहिए, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं 20-25% से अपना AUM और अपना पैट भी ये लगा लीजिए 25-30% से ग्रोथ कर सकती है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। ये कंपनी भी उसी कैटेगरी में है दोस्तों। कंपनी का जो यील्ड है वो करीब 17.5 और 17.25 के बीच में है और कंपनी ने बोला है हम इसे मेंटेन करेंगे। और स्प्रेड 9+ की बात कर रही है कि कंपनी हम ना 9+ का स्प्रेड रहेगा। अभी 9.48 का है, पहले पिछले साल आई थिंक मेरे ख्याल से 8.6 के आसपास था। निम कंपनी का पिछले साल में 10.25 था, वो अभी 10.68 है। देखिए अभी के जो नंबर्स हैं उन पे मत जाइएगा। मैंने कंपनी का कॉल थोड़ा सा पढ़ा था। कंपनी बोल रही है कि जो अभी के नंबर्स हैं वो थोड़े से इम्प्रूव्ड हैं, उन पे मत जाइएगा। इनका जो ये लगा लीजिए स्प्रेड रहेगा वो करीब 9+ लीजिएगा। अभी 9.48 के आसपास में है इनका स्प्रेड, ठीक है। तो 9+ ही लीजिएगा, क्योंकि पहले ये लगा लीजिए 8.6 था, Q4 में 9.0 समथिंग था, तो 9% के आसपास था। तो कंपनी यही बोल रही है कि 9+ ही रहेगा, तो 9 के अप्रोक्सीमेटली आप इसको लीजिएगा। अभी देखिए काफ़ी इम्प्रूव्ड है ये जो स्प्रेड है 9.48 का है, बट कंपनी बोल रही है देखिए इसको ये मत मानिए। GNP भी कंट्रोल में है। लास्ट ईयर 2.78 के करीब था, अभी 2.6 के करीब है ये, ठीक है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ, बट देखिए इतनी है ना बात की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है।
हमें ये देखना है कि कोई भी कंपनी डायरेक्शनली कहाँ पे जा रही है। देखिए इतना डिटेल में नंबर जाएंगे ना तो कोई भी कंपनी आपसे मिस हो जाएगी, और हमेशा ये लगा लीजिए आप इन एंड आउट रहेंगे। आपको डायरेक्शनली देखना है कि कंपनी डायरेक्शनली सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही। अगर डायरेक्शनली कंपनी सही दिशा में जा रही है तो देखिए आपको है ना इतना ज़्यादा बात की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें धीरज से बने रहिए, थम के बने रहिए दोस्तों, ठीक है। और कुछ नंबर्स की बात कर लें। ROE को देखना जरूरी है दोस्तों। Q1 FY 26 में जो इनके ROE था करीब 13.5% के आसपास था, आई थिंक मेरे ख्याल से वो अभी 14.7% के आसपास हो गया है। और पिछले क्वार्टर में भी मेरे ख्याल से 14.4% के आसपास था, वो भी इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो देखिए सारे जो नंबर्स हैं ना वो इम्प्रूव हुए। एक चीज़ यहाँ पे देने वाली बात है कि जो इनका AUM है ना 27% से ग्रोथ किया है, बट जो पैट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ किया, 29% से ग्रोथ किया है। तो इन पे मतलब उसी के साथ में है अप्रोक्सीमेटली, और उससे कुछ ये लगा लीजिए थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। बट जो लोअर टिकट सेगमेंट है वहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। जो लोअर टिकट सेगमेंट है 10 लाख से नीचे, मैनेजमेंट वहाँ बोल रहा है कि वहाँ पे थोड़े से कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। FY 25 में जो AUM था उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। FY 26 के करीब जो FY 25 में AUM था 8,700 करोड़ का था, वो अभी करीब ये लगा लीजिए 11,200 करोड़ के आसपास, 11,200-300 करोड़ के आसपास हो गया था FY 26 के एंड में। जो मार्च क्वार्टर आया था उसके एंड में अभी वो 11,900 करोड़ के आसपास है। 345 करोड़ का पैट था FY 25 में, वो 451 करोड़ हो गया, और अभी वो लगा लीजिए इस क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास है। तो ये लगा लीजिए मुझे इस हिसाब से जाते हुए लग रहा है कि करीब ये कंपनी का जो पैट है ना 550 से आई थिंक 600 करोड़ के बीच में आना चाहिए इस साल में, ठीक है। ऐसा मुझे देखिए अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लग रहा है, ठीक है। वो देखिए कभी भी कुछ भी इशू हो सकता है, हमें नहीं पता होता, ठीक है। बट एक सर्टेनिटी ऐसी लग रही है, थोड़ी सर्टेनिटी लग रही है कि इसका जो पैट है वो करीब ये लगा लीजिए 550 से 600 करोड़ के बीच में आना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो करीब कंपनी का जो पी निकलता है करीब अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो करीब ये लगा लीजिए 18-20 के आसपास का पी निकलता है, ठीक है। तो 18-20 का पी है ना दोस्तों, इतना भी सस्ता नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, फॉरवर्ड अर्निंग पे इसका 18 से 20 का पी है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चीज़ भी और नेगेटिव चीज़ भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल ग्रोथ तो देखिए इसकी अच्छी रही है, ठीक है। मैनेजमेंट ने देखिए एज सच कोई गाइडेंस नहीं दी है, उसने बस यही बोल रहा है कि जो हमने जो ग्रोथ मेंटेन करी है हम इसको है ना मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये पहले भी उन्होंने बोला था कि भाई हम है ना 10,000 से 20,000 करोड़ की तरफ हमारा जाने का एम है, और हम स्टडी तरीके से जाएंगे, ठीक है। और कंपनी ने ना अभी एक और चीज़ बोली है कि इनके जो ये मान लीजिए ब्रांचेस है ना करीब 10 से 15 ब्रांचेस ही खोलेंगे इस साल में, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खोलेंगे। उसका रीज़न है कि जो ऑलरेडी ब्रांचेस खोली हैं FY 26 में हम इनको स्टेबल करेंगे। ये देखिए ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक सेक्शन में अगर मान लीजिए लोअर जो सेगमेंट है 10 लाख से नीचे वाला, वहाँ पे अगर इशू आ रहा है तो मैनेजमेंट एग्रेसिवली एक्सपेंड नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए एग्रेसिवली एक्सपेंड करने का मतलब ये है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन भी हाई हो रहा है, क्योंकि कहीं पे भी उल्टी चीज़ पड़ जाए तो कंपनी के ये मान लीजिए NPA वगैरह बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी थोड़ा सा ये मान लीजिए आराम से चल रही है, मुझे अच्छी चीज़ लगी है, ठीक है। कुछ और नंबर्स की बात कर लेते हैं। जो इनका ये लगा लीजिए OPEX टू AUM में करीब 4% के आसपास है, और कंपनी बोल रही है कि इसे ना 4% के नीचे ही रखेंगे, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट 1.4-1.5% के आसपास का रहने की उम्मीद है। देखिए यील्ड मैंने बात कर ली थी, यील्ड 17.5 से 17.25 के बीच में 17.75 के बीच में रहने की है, ठीक है। एक और चीज़ है, कंपनी ने ये बोला था कि जो Q1 के नंबर्स हैं ना उनको आप मत देखिए, वो ज़्यादा इम्प्रूव नंबर्स हैं बिकॉज ऑफ गोल्ड के ऊपर जो इनको यील्ड मिली है ना वो ज़्यादा अच्छी मिली है। इसके कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपने किसी को गोल्ड के ऊपर लोन दिया 11% पे, किसी को 12% पे दिया, तो उसके वेरिएशन के कारण ये हो सकता है कि इनको गोल्ड पे एक अच्छी यील्ड मिली हो, और उसके कारण ये जो यील्ड का जो नंबर आया है इनका वो करीब ज़्यादा आया है, ठीक है। इसके अलावा जो स्प्रेड आया है इनका 9 मेरे ख्याल से कितना 4 आया है, 9.6 आया है, ठीक है। तो कंपनी भी इसको बोल रही है हम 9% के आसपास मेंटेन करेंगे, ठीक है। 10 से 15 ब्रांचेस मैंने पहले बात करी कि 10 से 15 ब्रांचेस के आसपास खोलेंगे, और जो ऑलरेडी ब्रांचेस हमने खोली है उनको हम स्टेबल करेंगे, ठीक है। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, उसके बाद में एग्रेसिवली हम एक्सपेंशन पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो देखिए एज सच कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दी है, ठीक है। बट मुझे लगता है कंपनी है ना अपना AUM 25% के आसपास ग्रो कर लेगी,
और इसके अलावा पैट है ना, मैं देखिए ये 1 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसे और देखिए एक और चीज़ है, इसे ना बाय एंड सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा कि मैं उस पर्पज़ से बता रहा हूँ कि आप इसको ख़रीदिए। देखिए लर्निंग पर्पज़ से लीजिएगा। देखिए जिन कंपनीज़ ने हिस्टोरिकली अच्छा किया होता है वो ज़्यादातर अच्छा करती हैं। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का ही गेम है मार्केट में, मैंने हमेशा बात करी है। तो है ना, इस कंपनी ने हिस्टोरिकली अच्छा करा है, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि थोड़ा सा पहले के मुकाबले बेस बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी ये लगा लीजिए, मुझे लगता है 25% के आसपास इनका AUM ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा पैट है ना, 25 से 30% के बीच में इनका पैट ग्रोथ हो जाएगी, और ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैं ये मुझे लगता है ये एक रेंज मेंटेन करनी चाहिए। एग्जैक्टली देखिए कंपनीज़ नहीं बता पाती, कंपनीज जो गाइडेंस देती है वो उनको मैच नहीं कर पाती। हम तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर हैं, ठीक है। और कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ की बात कर लेते हैं, कंपनी ने जो एक चीज़ बोली थी कि जो लॉगिन टू डिसबर्समेंट था 10 लाख से नीचे, जहाँ पे कंपनी को इशू चल रहा है, और मैंने कैफ़े कंपनीज़ की और भी कॉल को रीड किया था, उन्होंने भी बोला था जो लोअर सेगमेंट है, जो 5 लाख से नीचे है, 7 लाख से नीचे है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू है। क्योंकि देखिए जो बड़ा सेगमेंट होता है 25-30 लाख का, 20-25 लाख का जो लोन लेता है, वो लगा लीजिए ऑलरेडी ठीक ठाक साइज़ पे आ जाता है। जब इकोनॉमिक प्रेशर आते हैं, इकोनॉमिक के मान लीजिए अनस्टेबिलिटी आती है किसी कंट्री में या इकोनॉमी में, तो ये लगा लीजिए सबसे पहले जो असर पड़ता है ना, वो लोअर सेगमेंट पे ही पड़ता है। तो इसीलिए जो कंपनी ने बोला है कि जो लॉगिन टू डिसबर्समेंट कन्वर्जन है ना, वो 42% से 35% पे आ गया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि करीब करीब अगर मान लीजिए 5 लोग लॉगिन करते हैं ना, तो उसमें से 3.5 को ही ये लगा लीजिए लोन डिसबर्स होता है। और सभी के सिविल अच्छे हैं, कंपनी ये भी बोल रही है। तो कंपनी ने ये बोला है कि सिविल अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि वो गुड रीपेमेंट ये मान लीजिए कैपेसिटी बन जाए, ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। GNP का नंबर आपको ट्रैक करना पड़ेगा। GNP का नंबर इनका जो है 2.6 के आसपास है, ठीक है। PCR रेशो 42% के आसपास है। सब कुछ अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं 11,000 करोड़ के आसपास की बात करूं, और मैं फिर से नंबर्स की बात कर लेते हैं, अभी जो इसका मार्केट कैप है ना 10,000 से 11,000 करोड़ के बीच में मूव कर रहा है काफ़ी बार, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखें ना, तो इसका जो फॉरवर्ड पैट के ऊपर बता रहा हूँ, करंट के ऊपर नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं करंट के हिसाब से बात करूँगा, लेट मी चेक वंस, ठीक है। अगर मैं करंट के हिसाब से बात करूँगा तो 23 के आसपास का PE है। बट मैं अगर फॉरवर्ड के हिसाब से बात करूँगा, अगर 550 से अगर 600 करोड़ के आसपास का इसका पैट आता है, तो करीब करीब ये मुझे लगा लीजिए कि करीब करीब 17-18 से 20 का PE इसका निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से ना बहुत कुछ चीप नहीं है स्टॉक, अगर आप वैल्यूएशन वाइज अगर देखें, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, जो भी कंपनीज जिनके एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके बिज़नेस मॉडल ज़बरदस्त होते हैं, जो कंपनी जिन्होंने प्रूव किया है, उनकी देखिए वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई होती है, ठीक है। इस चीज़ को मान के लेके चलिए। आप किसी टाइम पे देखिए डीमार्ट था, वो 100 के PE पे चलता था। एशियन पेंट्स था, 100 के PE पे चलता था। उन कंपनीज़ ने 80 के PE पे भी पैसा बना के दिया है। बट आपको वो देखना है कि वो कंपनी 80 के PE पे वो ग्रोथ सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अगर 80 के PE पे अगर ग्रोथ सस्टेन करेगी तो कंपनी पैसा बना के देगी। अगर मान लीजिए ये कंपनी भी इस वैल्यूएशन पे अगर मान लीजिए ग्रोथ अगर करेगी, क्योंकि हिस्टोरिकली इसमें थोड़ी सी बीच में दिक्कत आई थी, ठीक है। कंपनी ने बोला भी था वो इश्यूज़ की जो मैंने बात करी है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए अगर ग्रोथ मेंटेन रही, आज नहीं तो कल देखिए इसका शेयर प्राइस ज़रूर चलेगा, ठीक है। कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं कि लास्ट है ना 3 सालों में क्यों नहीं चला है। उससे पहले एक चीज़ की बात कर लेते हैं, प्राइस टू बुक। देखिए जब भी आप NBFCs को देखें ना, तो उनका है ना प्राइस टू बुक देखिए, सिर्फ PE मत देखिए, प्राइस टू बुक और ROE देखिए। ROE देखिए पिछले साल जो इनका 13.7% के आसपास था ना, वो करीब करीब ये लगा लीजिए 13.4 था, 13.7 था, ऐसी कुछ था। वो करीब करीब 14.7 चला गया है, ठीक है। तो करीब करीब इम्प्रूवमेंट है। अगर ये इम्प्रूव और होता रहा, इसकी ROE की ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड की साइड में रही, और ये लगा लीजिए इसका प्राइस टू बुक अभी 3 के आसपास है, करीब करीब 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर मैं इनकी ये लगा लीजिए नेटवर्थ देखूं, करीब करीब 3600 करोड़ के आसपास है। अगर बैलेंस शीट से देखूं तो इस हिसाब से प्राइस टू बुक है ना इनका 3 के आसपास है। अगर मैं स्क्रीनर जैसी वेबसाइट्स पे देखूं, ठीक है, मैंने वो सेव नहीं कर रखा है, डोंट नो, ठीक है, कोई नहीं, आप चेक कर लीजिएगा कि स्क्रीनर वगैरह पे इसका प्राइस टू बुक क्या देख रहा है। बट मैं इसकी नेटवर्थ के हिसाब से बात करूं तो 3600 के आसपास की इनकी नेटवर्थ हो, 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है।
तो उस हिसाब से जो प्राइस टू बुक करीब करीब निकल रहा है इनका 3 के आसपास का निकल रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 का जो प्राइस टू बुक है ना, वो देखिए इतना भी सस्ता नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो प्राइस टू बुक है वो इतना सस्ता नहीं है, बट अगर इसका ROE देखेंगे, ROE मूव किया है ऊपर की साइड में, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ देखूं, ठीक है, इनका ROE भी अच्छा है, ठीक है। अगर मैं देखूं चेक करने की, ROE 4.5% के आसपास है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए ROE जो भी 2-2.5% से ऊपर का होता है, जो भी NBFCs कर रही होती हैं, ये लगा लीजिए बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड का माना जाता है NBFCs में, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा है इस कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या लगता है ये कंपनी में थोड़ा सा है ना ओवर वैल्यूएशन का इशू हो गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। आपको है ना बहुत ये चीज़ें आगे चल के आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। देखिए अगर अभी के करंट के हिसाब से बात करेंगे तो आप इसको नहीं बोल सकते हो कि चीप है, सस्ता है, बट क्योंकि इसका ये लगा लीजिए ROE अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रोथ अच्छी है, NBFC सिक्योर्ड लेंडिंग करता है, ठीक है, बिज़नेस मॉडल अच्छा है, ठीक है, स्प्रेड अच्छा है, NPS कंट्रोल में है। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या है, देखिए मार्केट उसको वैल्यू करता है, ठीक है, इन चीज़ों को वैल्यू करता है। तो देखिए इसका है ना, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा करेक्ट भी नहीं किया है इसका जो शेयर प्राइस है, ठीक है, वो करेक्ट भी नहीं किया है। तो इसको जो वैल्यूएशन मिल रहा है ना, वही रीज़न है इसको मिलने का, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ट्रैक करनी है कि इसका जो स्प्रेड है 9 के आसपास मेंटेन रहे, इनका NPA मेंटेन रहे, और ROE की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर की साइड में रहे, AUM की इसकी ग्रोथ होती रहे, और जो इसकी पैट है ना वो 25 से 30% के बीच में रहे। क्योंकि जैसे डाउन आएगा ना, अगर इसका पैट ग्रोथ अगर डाउन आएगी तो लगा लीजिए ऑलरेडी जो ये जो वैल्यूएशन है और महंगा लगने लगेगा हमें, जो अभी 23 का दिखा रहा है और फॉरवर्ड पे 18 से 20 का दिखा रहा है, ये ऑलरेडी महंगा दिखने लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है ये ना AUM वाइज ये मेरे ख्याल से 25% की ग्रोथ कर लेना चाहिए, और पैट वाइज मेरे ख्याल से 25 से 30% की इसमें ग्रोथ हो जानी चाहिए, ठीक है। कुछ और नंबर्स की बात कर लेते हैं। वो नंबर्स क्या हैं दोस्तों, कि ये पिछले लास्ट 3 सालों से क्यों नहीं चला है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जब इसकी जो लिस्टिंग IPO आया था ना, वो करीब करीब मेरे ख्याल से 55 के आसपास का IPO आया था, जो लिस्टिंग हुई थी करीब करीब 85 के आसपास हुई थी। तो मैंने पूरे नंबर्स इनके कैलकुलेट कर रखे हैं। जो टोटल शेयर थे, मैं उन डिटेल में नहीं जाता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से जो इनकी जो IPO जब आया था, ऑलरेडी ये लगा लीजिए इसका जो मार्केट कैप था 6100 करोड़ था, और उस समय FI जो 23 के जो नंबर्स थे 150 करोड़ का पैट था, ठीक है। 41 का P निकलता है दोस्तों। 41 का P ये लगा लीजिए सस्ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी उस समय रिकवरी आ गई थी। अगर जो भी 23 में थे लोग, ठीक है, उनको पता होगा 23 में मार्केट में रिकवरी आ गई थी, और रिकवरी के समय देखिए ऑलरेडी जो भी IPOs आते हैं वो महंगे आते हैं, ठीक है। लिस्टिंग के बाद में क्या ये और महंगा हो गया था कुछ ये मान लीजिए शेयर कैपिटल इनकी बढ़ी है, ठीक है, बट मैं उसके बाद में भी देखूं तो करीब करीब 82 का मैंने शेयर प्राइस लिया है जो लिस्टिंग हुआ था, ठीक है। उस हिसाब से जो निकलता है 8800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकलता है। उस हिसाब से ना, अगर मैं FI 23 के नंबर्स थे उस समय तक, तो करीब करीब 60 का P दोस्तों निकलता है। 60 का P फॉर ए फाइनेंस कंपनी, चाहे वो NBFC हो चाहे कितनी भी अच्छी हो, 60 का P बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये लगा लीजिए कि जब मार्केट में तेज़ी होती है ना, तो कोई भी कंपनी हो उनको ओवर वैल्यूएशन मिल जाता है। आप चाहे कितना भी जस्टिफिकेशन देते रहें कि ये भाव बहुत ऊंचे हैं, ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, बट फिर भी क्या होता है, कंपनी 50 के P से 60 के P पे जाती है, 60 के P से 80 के P पे जाती है। यही देखिए मार्केट में तेज़ी होती है, बुल रन होता है, तो यही होता है यूजुअली। आप है ना सही भाव नहीं लगा सकते हैं किसी भी कंपनी का। और देखिए अगर मैं लगा लूँ कि 90 के आसपास जब इसका प्राइस हुआ करता था, ठीक है, और ये लगा लीजिए जब इसका 90 के आसपास में पहुंचा था, ठीक है, जो प्राइस पहुंचा था लिस्टिंग के बाद में एक टाइम पे, उस समय लगा लीजिए 65 के आसपास का P था। 65 का P दोस्तों बहुत महंगा हो जाता है। देखिए इतनी डिटेल में एनालिसिस, अगर आपको मार्केट में रहना ना, इतनी डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। सिर्फ आप देखेंगे कि यानी ग्रोथ 30% की है और आप वैल्यूएशन को इग्नोर करेंगे तो एक टाइम में कहीं ना कहीं जाके ना प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही हुआ दोस्तों इसके साथ में कि देखिए पैट तो 150 करोड़ का 3 गुना हो गया है, 450 करोड़ हो गया है, ठीक है। वो हुआ क्या है, जो 65 का P 60 का P चला गया था वो 20 पे आ गया है, क्योंकि 3 गुना हो गया है। 3 गुना में मान लीजिए पैट बढ़ा है, ठीक है, और ये लगा लीजिए जो P है वो भी 3 टाइम्स नीचे आ गया। मतलब जो अभी 22-23 का P है वो किसी टाइम पे 65 का P हुआ करता था, मतलब यहाँ से 3 टाइम्स था।
सिर्फ ये क्या हुआ है, पैट बढ़ने के कारण वो वैल्यूएशन हमें सस्ता लगने लग गया है। ठीक है, सस्ता तो अभी भी नहीं है, थोड़ा सा रीज़नेबल आया है। ठीक है, तो अगर मैं और कुछ चीज़ों की देखूं तो यही रीज़न था दोस्तों। तो इसीलिए जब भी आप कोई कंपनी को देखें तो उसकी ग्रोथ के हिसाब से ना उसकी वैल्यूएशन देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है तो देखिए मार्केट की तेज़ी में तो कुछ भी चल जाता है, बट जब मार्केट ये लगा लीजिए जिस तरीके का मार्केट 24 से चल रहा है, तो इस तरीके के मार्केट में ना ये मान लीजिए उस तरीके के वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होते। और ये इस केस में वही हुआ है कि 150 का पैट 450 करोड़ हो गया, 3 गुना पैट हो गया और शेयर प्राइस बिल्कुल नहीं चला है दोस्तों। ठीक है, ये लगा लीजिए 82 पे भी अगर लिस्टिंग हुई है तो कितना शेयर प्राइस मूव किया है, 20% मूव किया है और उसी रेंज में घूम रहा है दोस्तों। तो इसीलिए जब भी आप कोई शेयर देखें तो उसके वैल्यूएशन को देखें और उसको ग्रोथ से कंपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट की तेज़ी में सब कुछ चल जाता है। बट जब मार्केट ये लगा लीजिए तेज़ी से मंदी की तरफ आता है ना, उस समय ये लगा लीजिए जो अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी होते हैं अगर वो ओवर वैल्यूड होते हैं ना, तो ये लगा लीजिए फिर वो एक रेंज में चले जाते हैं, कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। देखिए डाउन द लाइन है ना, मुझे इस बिज़नेस में कोई दिक्कत नहीं लगती, ज़बरदस्त बिज़नेस लगता है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ठीक है, बट एक बिज़नेस मॉडल पसंद होना और उससे एज एन इन्वेस्टर पैसा बनाना दोनों अलग चीज़ है दोस्तों। ठीक है, बिज़नेस मॉडल वाइज बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बट इससे कब पैसा बनेगा मुझे नहीं पता दोस्तों। बट मुझे लगता है कि ये हो सकता है कुछ टाइम और कंसोलिडेशन में चले जाए। ठीक है, कुछ टाइम और चलता रहे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और हो सकता है कि एकदम से अगर मान लीजिए अर्निंग्स में बड़ा जंप आ जाए तो उसके बाद में भी हो सकता है थोड़ा सा शेयर प्राइस चले जाए। एग्जैक्टली आप नहीं कर सकते, बट डाउन द लाइन या 4 या 5 साल के लिए अगर आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक साइज़ का है तो मुझे लगता है ये अच्छी कंपनी है। अगर मैं ये लगा लीजिए वैसा इन्वेस्टर होता कि मुझे 20-22% के रिटर्न से मैं अगर सेटिस्फाइड होता तो ये लगा लीजिए पक्का मेरे पोर्टफोलियो में होता। तो आई होप मैं समझा पाया हूँगा कि आपको बिजनेसेस को कैसे देखना है, और इसे देखिए बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।